नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज़ की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आज की सारी न्यूज़ हमारे इसरो से जुड़ी होगी। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से, जो चंद्रयान 2 की तरफ से आ रही है। आपको पहले कुछ खबरों में मैंने बताया था कि चंद्रयान डिले हो गया है। जनवरी 2019 में हो सकता है लॉन्च हो, या उसके बाद तक भी लॉन्च हो सकता है यह, पर फिलहाल में 2018 में इसको लॉन्च होने की कोई संभावना नहीं है। और उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि जो इसका लैंडर है वो चेंज किया जा रहा है, और इसका जो लॉन्च होने वाला व्हीकल है, लॉन्च करने वाला व्हीकल है, वो भी चेंज हो रहा है। प्लान में बहुत से चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या चेंज हो रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो इनका प्लान चेंज हो रहा है, इससे पहले जो प्लान था वो यह था कि चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ऑर्बिटर होगा वो घूमेगा, और धीरे धीरे ये अपनी ऑर्बिट डिक्रीज करेगा। ऑर्बिट की जो एल्टीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा और 18 किलोमीटर तक जाएगा। उसके बाद 8.5 किलोमीटर का एक हॉरिजेंटल झुकाव डायरेक्ट लेगा नीचे, और धीरे धीरे करके इसी प्रकार से ये उतर जाएगा। पर अब जो लैंडर का नया प्लान निकलकर सामने आया है इसरो की तरफ से, उसमें यह है कि एक इलिप्टिकल पाथ इसको दिया जाएगा, और इसमें जो लैंडर होगा वो जब ऑर्बिटर से अलग होगा तो उसको एक इलिप्टिकल पाथ मून के चारों ओर घूमना पड़ेगा, जिसमें जो मून से सबसे अधिक दूरी होगी वो 100 किलोमीटर की होगी, और कम दूरी जो होगी वो 30 किलोमीटर तक की होगी। अब यह नहीं बताया गया कि कितने ऑर्बिट लेने के बाद इस लैंडर को मून पर उतारा जाएगा, और इसकी धीरे धीरे जो ऑर्बिट की ऊंचाई है, जो एल्टीट्यूड है, उसको कम किया जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इसको मून पर उतार दिया जाएगा। तो पहले जो प्लान था वो डायरेक्ट लैंडर को मून की सतह पर उतारना था, पर जो अब प्लान हो गया है वो मून के चारों ओर उसको कई ऑर्बिट लेने के बाद मून की सतह पर उतारा जाएगा। ये जो नया लैंडर होने वाला है उसके कारण इस पूरे लॉन्च का वजन 3850 किलोग्राम हो गया है, जबकि इससे पहले इसका 3250 किलोग्राम था। तो जो ये अतिरिक्त 600 किलो का भार आ गया है, उसके कारण हमें लॉन्च व्हीकल को चेंज करना पड़ रहा है, जो कि पहले GSLV Mk2 था और अब Mk3 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो के द्वारा जो ये प्लान निकल कर आया है वो कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल रिव्यू के बाद निकल कर आया है, जो कि 19 जून को किया गया था, और उसके बाद ही इसका डिसीजन लिया गया। लैंडर चेंज होने के कारण इसमें अतिरिक्त 5th लिक्विड इंजन लगाना पड़ेगा, जिसका नाम है 800 न्यूटन स्टडी स्टेट लिक्विड इंजन, जो कि लैंडर को मून की सतह पर धीरे धीरे उतारने में सहायक होगा। जो नया लैंडर अब इस्तेमाल किया जाना है उसके जो लेग का डायमीटर होगा वह भी बढ़ाया जा रहा है, जो कि 3.6 मीटर से 4.34 मीटर तक हो सकता है। बढ़े हुए डायमीटर, बढ़े हुए लेग के डायमीटर के कारण इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, और ये मून की सतह पर आराम से खड़ा हो पाएगा। तो इस सारी चीज को सुनने के बाद एक प्रश्न जरूर निकल कर आता है कि इसरो इस प्रकार का ऑर्बिटिंग वाला लैंडर क्यों बना रहा है, इसका क्या उपयोग है। तो जो लैंडर है उसमें अलग अलग प्रकार के और ट्रांसपॉन्डर लगाए जा रहे हैं, और इसमें जितने भी ऑन बोर्ड इक्विपमेंट है, लैंडर इस ऑर्बिटिंग के दौरान उनको चेक करेगा, उनके द्वारा जो सिग्नलिंग है वो इसरो को भेजेगा। सारी चीजें टेस्ट करने के बाद ही लैंडर अब उस पर मून पर उतरेगा। अब इसमें 2 नए 390 लीटर कैपेसिटी वाले अलग अलग एडिशनल प्रोपेलेंट टैंक लगाए जा रहे हैं, और इसके अलावा प्रेसरेंट टैंक भी लगाया जा रहा है, जिसकी 35.5 लीटर कैपेसिटी है। तो चंद्रयान 2 का जो प्लान लेकर चल रहा था इसरो, उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया कुछ 2 महीने पहले, और लॉन्च से 4 महीने पहले। तो जितने भी चेंजेस आए हैं, नया लैंडर पूरा बनाना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। इन टेस्टिंग में समय लगने वाला है। इसके अलावा GSLV Mark 3 की टेस्टिंग में भी समय लगने वाला है, जो कि इस लैंडर को लेकर जाएगा, क्योंकि GSLV Mark 3 की भी टेस्टिंग बहुत बार नहीं हुई है, इसकी बहुत फ्लाइट नहीं हुई है, इसलिए इसरो को थोड़ा इसमें संशय है। और जो इसमें पैसे लगे हैं वो कहीं बर्बाद ना हो जाए, इसरो फूक फूक के कदम लग रहा है, क्योंकि GSAT-6A उसका ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, उससे उसका संपर्क टूट गया था। उसके बाद जितने भी लॉन्च इसरो के हो रहे हैं उनमें फूक फूक के कदम रख रहा है इसरो। तो बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है कि इससे हमें सक्सेस ही मिलने में ज़्यादा सहायता होगी। जल्दीबाजी हमें नहीं मचानी है, क्योंकि यह स्पेस रेस है, और इसमें कोई भी पहले या अंत में नहीं आता। इसमें जो
अच्छे से काम कर लेता है उसी का दावा माना जाता है। एक इंटरव्यू में इसरो के चेयरमैन ने बहुत से ऐसे प्रश्न का जवाब दिया जो कि आपके और मेरे मन में उठते थे और अभी बहुत दिनों से इसरो थोड़ा कंट्रोवर्सी में चल रहा था। उन सभी का जवाब इसरो के चेयरमैन ने दिया है। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न थे और उनके क्या क्या जवाब उनके द्वारा दिए गए, जो कि हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब भी दे दें। उनसे सबसे पहला प्रश्न यह किया गया कि जो तपन मिश्रा थे, जो कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर थे, उनको क्यों हटाया गया। और हटाने के बाद उनका कहना था कि मैं प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहा था, इस कारण से मुझे इसरो के डायरेक्टरशिप से हटाया गया। तो उस पर इसरो के चेयरमैन का कहना था कि प्राइवेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी स्पेस एजेंसी को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे रॉकेट हैं, यहाँ तक कि 20 ऐसे रॉकेट हैं जो कि 3 अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं। उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, साइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे बहुत से इक्विपमेंट हैं जो कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा ही बनकर आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरे के पूरे एजेंसी को प्राइवेटाइज कर दिया गया। कुछ सेगमेंट को प्राइवेट पार्टनर्स को दिया गया है जो कि जल्द से जल्द लॉन्च के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और वर्कफोर्स ज़्यादा ना होने के कारण इसरो के पास जो हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको तो बाहर के प्राइवेट पार्टनर को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो स्पेस रेस चल रही है उसमें अच्छे से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए हमें समय से सामानों की डिलीवरी और लॉन्च करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए बाहर की कंपनियों के साथ सहयोग किया गया है जो कि इसरो के फायदेमंद ही है। उनसे ये पूछा गया कि अभी कुछ समय से हम लोग इसरो की जो गतिविधि है उसको काफ़ी स्लो देख रहे हैं, यानी कि लॉन्च बहुत समय से नहीं हो पाया, तो ऐसा क्यों हुआ है। इस पर उनका कहना था कि GSAT-6A का जो हमारा लॉन्च फेल हुआ था उसके कारण हमने हर एक सैटेलाइट को फिर से चेक करना स्टार्ट किया है। जैसे कि आप जान रहे होंगे GSAT-11 को भी फिर से चेक किया गया। उसी तरह हमारा GSAT-29 लॉन्च होने वाला है, GSAT-20 लॉन्च होने वाला है। तो उन सब की भी टेस्टिंग की जा रही है और जितने भी आगे शेड्यूल थे लॉन्च वो सब पिछड़ गए हैं, क्योंकि हमें उनकी फिर से टेस्टिंग करनी पड़ रही है और जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको निराकरण करना पड़ रहा है। उनसे यह भी पूछा गया कि चंद्रयान 2 कब तक लॉन्च होगा और किन कारणों से इसमें डिले हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया शुरुआत की खबर में ही कि किन कारणों से चंद्रयान 2 डिले हो रहा है। और चेयरमैन का यह भी कहना था कि 47 इस प्रकार के अभी तक 47 इस प्रकार के अभी तक लॉन्च हो चुके हैं जो कि मून पर जाने के हैं और उसमें लगभग 27 मिशन फेल हुए हैं। तो लेस देन 50% का सक्सेस रेट है। तो हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है कि जो हमारा सक्सेस हो वो ज़रूर से हो, इसलिए इसके लॉन्च में समय लग रहा है। उनसे ये पूछा गया कि अब मून पर हमारा स्पेसक्राफ्ट जाने लगा है तो कब हम आदमी को मून पर भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्लान अभी निकट भविष्य में नहीं है। सबसे पहले प्लान जो है, हमारे 45 सैटेलाइट आकाश में घूम रहे हैं और नेशन की जो डिमांड है वो अभी 45 और सैटेलाइट्स की है, तो उनको सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद जाके ही हम लोग मैन मिशन पे ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा उनसे जो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन था वह पूछा गया कि भविष्य में इसरो कौन कौन से लॉन्च करने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कौन कौन से लॉन्च होने वाले हैं भविष्य में। अभी जो एकदम से जो लॉन्च होने वाला है वो GSAT-29 का होने वाला है, GSAT-11 का होने वाला है। 2019 के बीच में GSAT-20 का लॉन्च होने वाला है और इन तीनों सैटेलाइट लॉन्च होने के साथ साथ GSAT-19 के साथ मिलके यह देश को 100 Gbps की स्पीड देंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी की, जो कि हमारे रूरल एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने का जो हमारा सरकार का डिजिटल इंडिया का प्लान चल रहा है उसको पूरा करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएगा। तो इसरो के चेयरमैन के इस इंटरव्यू से पता हमें चलता है कि जो हमारा मेन फोकस है वो अभी सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ साथ हमारी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो भी हमारी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने पे सरकार का ज़्यादा ध्यान लगा हुआ है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।